हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी है, जो ये चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये आपके एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से देखा जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, केवल उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे। आप लोग बिल्कुल ध्यान दें, और जो चीज़ें नहीं आएंगी समझ में, बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे उसको समझाऊं, और आपको उम्मीद करते हैं समझ भी आएंगी। तो केवल हाइलाइटेड पॉइंट को आपको पढ़ना है, और इतना ही आपको रिवीजन के तौर पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं चैनल मेरे, और वहाँ जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 कहता है कि ये आपका जो आपने देखा होगा कि जो चमकदार जो श्वेत लौह के साथ एक मैग्नीशियम रिबन होता है, जब उसका दहन होता है, मतलब उसको जब जलाया जाता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी जलाने के बाद से क्या हो जाएगा, वो सफ़ेद रंग के चूर्ण बन जाएगा वो। उसके बाद से यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। तो यह जो आपका चूर्ण बनेगा वो आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ उसका दहन होगा। और पहले वो मैग्नीशियम था, लेकिन जैसे उसका ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन बनने के साथ वो जल करके चूर्ण बना, तो चूर्ण बनने के बाद से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बन गया है। फिर से वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया का कारण यह बनता है, जिसकी वजह से उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम देते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी चीज़ थी, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट सोचने वाली चीज़ नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखेंगे जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। कह रहा है कि जो दानेदार जस्ते होते हैं उन पर आप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे, तो उससे आपको हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। क्लियर है ना। अगला पॉइंट है कि अब है पॉइंट हमारा रासायनिक समीकरण। इसमें देखते हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मतलब जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है ना। चूँकि आगे भी दिया हुआ कि वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे आपका दे दिए कि इसको हम समीकरण के रूप में लिखना हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन तभी तो दहन होगा, और दहन होने के बाद से क्या बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी जब हम अभिकारक लेते हैं, तो अभिकारक की क्रिया कर आपस में कराने के बाद से हमें क्या प्राप्त होता है, तो आपको उत्पाद की प्राप्ति होती है, यानी अभिकारक से उत्पाद बनता है। अगला पॉइंट है कि जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, और इन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब कि दोबारा इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम रिबन को नहीं बनाया जा सकता है, तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन का नाम देते हैं, और इसको बोलते हैं अभिकारक। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एक साथ जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो आपका क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। इस अभिक्रिया के एक नए पदार्थ हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और इसे क्या कहते हैं, उत्पाद। यानी आपको पता है कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उस रासायनिक परिवर्तन में कभी भी एक नए उत्पाद का ही निर्माण होता है, और वहीं आपकी जब भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें आपको नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये चैप्टर नंबर 1 है, और इस चैप्टर से आपको मैं बता दूं बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। बिल्कुल इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हर एक पॉइंट को मैं लेकर आया हूँ सामने, और हर एक पॉइंट को समझाने की पूरी मेरी कोशिश भी है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन। कह रहा है कि उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी आप लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई अभिकारक है, अभिकारक को इस प्रकार का सिंबल लगाया जाता है, मतलब तीर का सिंबल लगाया जाता है, और उनके बीच में आपका इस तीर का सिंबल लगा करके दर्शाया जाता है। क्लियर है। इसमें पॉइंट आपका जिसे तीर लगाकर हम दिखा सकते हैं। इसमें कह रहा है कि अभिकारकों के योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उसे बाईं ओर लिखा जाता है। इस प्रकार उत्पादों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उसे दाईं ओर लिखते हैं। मैंने आपको बताया है कि इधर होता है उत्पाद, और इधर होता है आपका अभिकारक, और इधर होता है आपका उत्पाद। ठीक है। और इनके बीच में आपको क्या होता है, एक सिंबल लगा होता है। और ये क्या कह रहा है कि अभिकारकों के बीच में प्लस का सिंबल, यहाँ पे प्लस का सिंबल होता है, माना दो एलिमेंट हैं, कोई भी दो चीज़ है, और उसके बीच में प्लस का सिंबल है, इसको लगा करके बाईं ओर भी हम क्या करते हैं, यदि दो प्रोडक्ट बनते हैं तो भी हम यहाँ पर बाईं ओर प्लस लगा करके दिखाते हैं उत्पाद में, और दाईं ओर भी हम लगा कर प्लस दिखाते हैं। आप माइनस का सिंबल नहीं दिखाते हैं। यही ये बात बोल रहा है, ये नॉर्मल चीज़ है जो सारे बच्चे को पता है। अब कह रहा है समीकरण कैसे लिखते हैं, इनको जानते हैं।
कुछ नहीं करना होता इसमें, सब लोगों को पता है कि मान लीजिए मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन को हमको एक साथ दिखाना है, तो इनको पहली बात इनको करने के बाद से बैलेंस करना होता है। यदि बैलेंस नहीं करते हैं तो आपको वो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं मानी जाती है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया तो MgO तो बन गया, तो लेकिन इसमें ये बताइए, इसमें आपको यदि आपको इक्वल करना होगा तो क्या करेंगे आप, इसको हम लिखेंगे 2MgO और यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, तब जाकर के ये बैलेंस आपका होगा। ये एक्चुअली एक शब्द समीकरण का सूत्र कराने का एक तरीके से फार्मूला आपको बताया गया है कि ऐसे आपको दिखाते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट इधर नहीं थी। अब आइए वही बात मैं जो आपको समझा रहे थे कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसका महत्व देखते हैं। इसका महत्व ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उनका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये चीज़ होती है, मतलब कि यदि आप इधर कोई अभिकारक है और इधर कोई उत्पाद है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया था आपको कि Mg और प्लस O2, अभी आपके ये क्या बना है, एक प्रकार का ये आपका अभिकारक है और इससे मैंने सिंबल दे दिया और मैंने उत्पाद बनाया, तो ये हो गया आपका MgO बना ना। लेकिन ये बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यदि इसको हम 2 लगाते हैं तो इसका यहाँ पे 2 लगाएंगे 2MgO होगा, तो बैलेंस तो होगा नहीं, अभी भी हमारा आपका मैग्नीशियम 1 ही है, इसलिए यहाँ पर 1 2 यहाँ पर ऑलरेडी लगा देंगे, तब जाकर के ये समीकरण क्या हो जाएगा, आपस में संतुलित हो जाएगा। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब जिसका अभिकारक और इसका उत्पाद दोनों के दोनों आपस में क्या हो, दोनों के दोनों एलिमेंट बराबर हो, तब जाकर के वो रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब कहलाएगा। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए Zn दिया, मतलब इसको हम जिंक बोलते हैं, और ये पूरा ए यहाँ पे प्लस का सिंबल है, H2SO4, ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये हमारे टोटल क्या हो गए, इसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। और इन चीज़ से मिलकर के पूरा ये क्या बना है, तो इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बन रहा है, उत्पाद। अब कौन किसके साथ आएगा, उसके साथ अपना रासायनिक अभिक्रिया करके और एक नया उत्पाद बना लेगा। रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। तो जिंक के साथ हम यदि सल्फर डाइऑक्साइड को मिला देंगे तो जिंक सल्फर डाइऑक्साइड मतलब Zn SO4 बन जाएगा, और आपका H2 मतलब ऑक्सीजन आपके गैस आपके बाहर निकल जाएगा, और ये हमारा सेफली क्या बन जाएगा, एक उत्पाद बन जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जिंक कितना है, मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ इसको। देखिए जिंक कितना है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, तो 4 है, यहाँ पे SO4। क्लियर है। और यहाँ पर यदि दो प्रोडक्ट इसमें सल्फर और एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर सेम वैसे ही तो है, Zn SO4 हो गया। अब बचा ही केवल क्या है, H2 है, तो H2 मैंने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर एक जो समीकरण है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके कुछ सिंबल्स हैं और इनके परमाणु संख्या आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। जैसे हमारी जिंक का है, हाइड्रोजन का है, सल्फर का है, ऑक्सीजन का है। इनके आपके LHS और RHS मतलब अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या, इन सब में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, और 4 इसमें है, तो 4 इसमें, इसलिए यहाँ पे दोनों अभिकारक उत्पादों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो जो समीकरण होगा वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। एक और बात आते हैं हम सामने आपके करते हैं। इसमें आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस के तौर पे रख सकते हैं, आप देख सकते हैं इनको, आप घर पे प्रैक्टिस करिए, मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए यहाँ पे जहाँ पे अंडरलाइन मैंने किया बस उसी को पढ़ना, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, कोई ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की। चलिए आगे आते हैं। ये सब के सब आपको एक प्रैक्टिस सेशन के तौर पर दिया गया, उसको आप कर सकते हैं। इस चीज़ को देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। मतलब आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को उत्पाद और अभिकारक को देख रहे हैं ना कि कहाँ पे कौन सा कितना बराबर है, तो हीट और ट्रायल भी कर रहे हैं, इसलिए इसको हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। यानी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि क्या कहलाती है, हीट और ट्रायल विधि कहलाती है। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग समीकरण को संतुलित करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए H2 दिया हुआ है, तो इसमें जो यदि 2H2 दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये जो ऑक्सीजन है ना वो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा मतलब 4 ऑक्सीजन होगा। यानी कभी हम उत्पाद की बात करेंगे तो वहाँ पे 4 ऑक्सीजन को लेकर के ही बात करेंगे। क्लियर है ना। चलिए अगली बात हम आगे चलते हैं। अब अगली बात क्या कह रहा है कि भौतिक अवस्थाओं में संकेत लिखना। चलिए इन बात को देखते हैं क्या लिखा है कि रासायनिक समीकरण को, यहाँ पे देखेंगे, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है।
अब ये कह रहा है कि अभिकारकों और उत्पादों के गैस, द्रव और जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रम से, जैसे मान लीजिए कोई गैस निकल रहा है तो वहाँ से जी से डिनोट करेंगे, द्रव होगा तो लिक्विड यानी एल से डिनोट करेंगे, मान लीजिए कोई जलीय अवस्था मतलब एक्वस है तो उसको ए क्यू में डिनोट करेंगे, मान लीजिए कोई ठोस है तो ये आपका क्या होगा यस। ये सब के सब इसके क्या हैं, ये फिजिकल की बात कर रहा है, मतलब इसकी क्या बोलते हैं उसको, भौतिक अवस्था की बात कर रहा है, ठीक है ना। भौतिक अवस्था को इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। अब कह रहा है कि अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब इसको हम क्या लिखते हैं, हम एक्वस सॉल्यूशन का नाम देते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फेरिक है, तो फेरिक लोहा, लोहा किस फॉर्म में रहता है, तो आपका सॉलिड के फॉर्म में रहता है, इसलिए यहाँ पे यस दिखाया गया। H2O मतलब H2O तो आपका पूरा लिक्विड होता है, लेकिन केवल हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है, तो गैस है, हमारी बात समझिएगा। और यदि हाइड्रोजन की बात करें तो गैस है। अगला देखिए, अब इन दोनों से ये तो अभिकारक हैं, अभिकारक अभी क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, तो Fe3O4 ये भी आप प्रकार क्या है, अब ये ऑक्सीजन जब Fe3 के साथ मिल गया तो ये बना गया आपका, क्या बनाया, ये आपका सॉलिड बना लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपका देखिए हाइड्रोजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया मतलब गैस के रूप में बाहर निकला, इसलिए इसको हम जी से डिनोट करते हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, अब ये कह रहा है कभी कभी क्या होता है कि अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, और इसके साथ हम 2 ग्राम आपके ऑक्सीजन ले रहे हैं जो आपकी गैसेस सॉल्यूशन में है, गैसेस स्टेट में होता है। इसको क्या करेंगे, इस तीर सिंबल देने का मतलब आपका समीकरण को संतुलित करना है या समीकरण लिखना है, तो ये तो इसके लिए एक फार्मूला हो गया कि हमको तीर का सिंबल देना होता है। लेकिन इस तीर का सिंबल देने का और का मतलब होता है कि इसको रासायनिक अभिक्रिया हम करा रहे हैं, तो इसमें हम इन दोनों को हम 340 एटीएम पर एक साथ इनको दाब के साथ इनको एक साथ मिला रहे हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को 340 एटीएम पर रख करके हम क्या उत्पाद बना ले रहे हैं, तो उत्पाद बना ले रहे हैं हम CH3 और OH, इस प्रकार के उत्पाद इससे हम बना ले रहे हैं। अब आप चाहें तो बैलेंस करके देख सकते हैं, बैलेंस करना मैंने सिखा दिया है। 1 ग्राम, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, क्लियर है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी एक है, क्लियर है। 2 दूना 4 मतलब 4 आपके हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन 4 है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 4 है। ये आपका कंप्लीट क्या बन गया है, आपका ये एक आप उत्पाद एक संतुलित तरीके से बन गया है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो इक्वेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से आपका ग्लूकोज बना करके दिखाया जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसमें हम H2O मतलब पानी मिलाते हैं, और जब इन दोनों को एक साथ हम रिएक्ट कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसको किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब इसको हम गर्म करते हैं, जब रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा वहाँ से जाकर के ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12 और O6। तो ये जो बनेगा एक प्रकार का तो एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन होगा। उसके बाद उसमें जो भी उत्पाद बच रहे हैं उनको अलग अलग तरीके से निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी निकल गया, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन ये जो ऑक्सीजन होगा वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, क्योंकि वो पानी से निकल रहा है, इसलिए वहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा यहाँ पर वो एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा। क्लियर है मेरी बात। तो इस तरह से मैंने अभी समझा आप लोगों से कि हमने कैसे समीकरण को संतुलित किया और किस समीकरण को किस समीकरण से मैंने उत्पाद को निकाला अभिकारक से। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, क्या कह रहा है कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ठीक है। क्यों, न तो परमाणु मिश्रण से बाहर आ जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आ जाता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में पढ़ेंगे, अभी इसमें जो है उतना ही पढ़ेंगे। तो इसमें कुल मिला के कहने का मतलब है कि हम कभी भी रासायनिक क्रिया करते हैं तो परमाणुओं का रूप मतलब एक तत्व दूसरे परमाणु में नहीं बदलता है, बल और न ही परमाणु की मिश्रण से बाहर आता है और न ही बाहर से मिश्रण में कोई आता है।
वास्तव में जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वो परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से बनते हैं, और जब टूटने से बनेंगे तो वहीं पर जाकर के आपको नए पदार्थ का निर्माण कहलाएगा, और इस प्रकार की अभिक्रिया आपकी रासायनिक अभिक्रिया का काम करेगी, यह कहलाएगा। क्लियर है? चलिए आगे आइए, मैं इसको समझाता हूँ क्या है। एक्चुअली आपका क्या है, एक ग्लास है, ग्लास में पानी लिया गया है, पानी में आपको जल में एक कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया है CaO, जिसको हम दूधिया का भी नाम देते हैं। आपको जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे ना, तो वहीं से आपको बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। बुझे हुए चूने का निर्माण का मतलब कि CaOH का होल टाइस आपके एग्जाम में, इसके TRE वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जैसे बिना बूझा हुआ चूना, तो ये बिना बूझा हुआ चूना इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना बोलते हैं। यानी बिना बूझे हुए चूने से समीकरण करा करके हम बूझे हुए चूने प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चलिए आते हैं, देखते हैं, समझते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, अच्छे से होगा, आपको सामने दिखेगा। कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, मतलब इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। क्या बनाते हैं इसमें उष्मा उत्पन्न होता है। अभी आप जानेंगे उष्मा छेपी क्या होता है, उष्मा शोषी क्या होता है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, पहले इनको जानते हैं। देखिए, हमने कहा कि अभी मैंने कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, फार्मूला याद कर लीजिए CaO। क्लियर है? उसके साथ यदि हम पानी के साथ इसकी यानी जल के साथ यदि हम तीव्रता से विक्रिया कराते हैं, तो जा करके हमारा बूझा हुआ चूना है, मतलब कि CaOH का होल ट्वाइस बनता है, और उसके बाद उसी में से उष्मा बाहर निकल जाती है। यही मैंने बताया है आपको। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, जब एक से ज़्यादा उत्पाद मिल करके उसको मिल करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं, जिससे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके आपका पानी का निर्माण करते हैं, तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मैंने बैलेंस करके नहीं बताया है, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मैंने क्या बोला अभी, जब आपका दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के जब एक अकेले उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो वहां पे संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। क्लियर है? चलिए इस पॉइंट को ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बताऊँ, जो कोयले का दोहन है, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन लगाया, और ये दोनों क्या हैं, ये अभिकारक हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, और अलग अलग करने के बाद से इनको हम एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं इसको? संयोजन अभिक्रिया। चलिए इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि ऊपर की अभिक्रिया में, इसको थोड़ा सा कलर मैं कोशिश करूंगा अगली बार से सही हो जाए। अभिक्रिया में बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे दीवार की जो चुनाई होती है ना, तो उसमें आपके चूने के विलयन का प्रयोग होता है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से विक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। जैसे हम क्या करते हैं, जब चूने की पुताई करते हैं, तो कुछ देर के बाद से क्या होता है कि जब वो वायु की उपस्थिति में आता है, और वायु की उपस्थिति में आ करके वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे गति करके और अभिक्रिया करने के बाद से वो कंप्लीट दीवारों पर जो आपको वाइट कलर की चीज़ें दिखती हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, और जिससे वो चीज़ क्या होती है, आपको बहुत ही जो सफ़ेदी है वो आपको चमक रूप में दिखाई देने लगती है। कह रहा है कि सफ़ेदी करने के 2 और 3 दिन के बाद से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 है। मैं आपको बता दूं, संगमरमर, याद रखिएगा, संगमरमर, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3 ही होता है। क्यों? मैंने आपको बताया कि जो चुनाव की दीवार जो चुनाव की चिनाई होती है दीवारों पे, जो नहीं होता वाइट कलर की पुट्टी उट्टी मारी जाती है जो भी है, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH होता है, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आज ये जब इसको हम CO2 के साथ निर्माण करा देते हैं, मतलब हम जब इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका निर्माण कराते हैं तो ये बन जाता है आपका CaCO3, ठीक है। और इसी के साथ उसके बाद क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन निकल करके बाहर हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया आपको कि जैसे इधर देखिए कि CaOH यही था ना, इसकी अभिक्रिया यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो मैंने बोला कि ये आपका संगमरमर बनेगा, यानी CaCO3 का निर्माण करेगा। बैलेंस करके देख लीजिए, देखिए कैल्शियम है एक कैल्शियम है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन और ये 3 है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो एक है, लेकिन एक ऑक्सीजन यहाँ से उठा लेगा तो ये बन जाएगा आपका CaCO3, और बचेगा क्या आपका H को बाहर निकाल दीजिए, आपका ऑक्सीजन उठ के बाहर निकल जाएगा, इसलिए यहाँ से हमारा बैलेंस आपका बन जाता है। तो मैंने बताया दो चीज़, जो कि पुताई होती है पहले वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, लेकिन जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो आपका बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वही कार्बोनेट बनने के बाद से 2-3 दिनों के बाद से आपको दीवालों पे आपको सफ़ेदी का कलर मतलब आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। और इस प्रकार से एक रोचक तथ्य इन्होंने बताया है कि जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है वो भी आपका CaCO3 होता है। मैंने आपको यहीं से बता दिया है, क्लियर है, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे क्या कहानी है उसको पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि प्लीज़ जो भी भाई बहन हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जो सारी PDF है आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। अपने ओपिनियन जरूर दें, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कि हम और से ज़्यादा मेहनत कर सकें, अगली वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करें। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि H2 आपका गैस है, ठीक है, और उसके साथ आपका ऑक्सीजन O2, इसके साथ जल का निर्माण करना है। देखिए यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन निर्माण करना है। अब उसके बाद इनको बैलेंस करने के लिए इसमें बैलेंस करने के लिए ना ये 2 इसमें जोड़ा गया है, यहाँ पर इसमें भी बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखा गया है। तो अब तब जाकर के यहाँ पे पानी का निर्माण होता है, मतलब ऑक्सीजन तो है ही है और उसके साथ जब हम ऑक्सीजन लेंगे हाइड्रोजन के साथ तब तो जाकर के हमारा पानी बनेगा, H2O बनेगा। लेकिन क्या हमारा दोनों प्रोडक्ट बराबर है? नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, चलिए ये तो 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर एक है, तो इसको 2 बनाने के लिए हमको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पानी का फार्मूला H2O होता है। तो यहाँ पर हम 2 लिख नहीं सकते हैं, लेकिन ये 4 हो गया। जब ये 4 हो गया तो इसका मतलब हम इसको ऑलरेडी यहाँ पर भी हम इसको 2 लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ये कॉम्प्लीट बैलेंस बना पाएगा और पानी बन पाएगा। क्लियर है? चलिए मैंने अभी आपको पहले कुछ देर पहले बताया है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व हो या यौगिक हो, जब संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जो मैंने बात अभी बताई है आपको, ये 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण किए हैं। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसमें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जब आपका उत्पाद का निर्माण तो हो रहा है और उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होगी, तब जाके कहेंगे ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा का निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा का अवशोषण होना ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर है ना? जैसे देखिए ये प्राकृतिक गैस का कुछ दहन है, देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए CH4 है, मेथेन है, इसके साथ हमने ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराया, तो अभिक्रिया कराने के बाद से इसमें देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और उसके बाद आपका ऑक्सीजन बन गया, पानी बन गया, और ये आपकी क्या बन रही है? ऊर्जा निकल रही है। जब ऊर्जा निकलेगी तो मैंने बोला ना, जब ऊर्जा जैसे भी होगा नहीं ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, ऊर्जा का मतलब ऊष्मा, तो इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपको नॉर्मल एक समीकरण दे दिया जाएगा और समीकरण से आपको बताना होगा ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। तभी मैंने आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में मैंने क्या बताया, उसमें ऊष्मा निकलती है, यानी ऊर्जा, उस उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण होता है। चलिए वैसे हम इस बात को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा गया है। कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया,
और इन कार्बोहाइड्रेट को टूटने से हमारा क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। एंड जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो हमारा किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। और ये ग्लूकोज हमारे पूरी कोशिकाओं में यानी पूरे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित जो हमारे ऑक्सीजन है उससे मिलता है और मिलने के बाद से हमारे शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करता है। बात समझ में आ रही है। और इस अभिक्रिया का जो विशेष नाम है वो नाम क्या है, श्वसन, जिसका हम अध्ययन अगले अध्याय 6 में करेंगे। चलिए, इसकी बात हमने कर लिया है, अब इसको समझ लेते हैं कि इक्वेशन के द्वारा। जैसे मान लीजिए ये 6,6H12 और O6 है, क्लियर है। जैसे दिया है आपका कि C6H12O6, इसके बारे में देखते हैं। ये अब क्या किसका फार्मूला है आपको पता है, ग्लूकोज का फार्मूला है, एक्वा सॉल्यूशन में होता है। इसमें मैंने ऑक्सीजन के साथ इसको अभिक्रिया कराया। अभिक्रिया कराने के बाद से हमारे क्या उत्पाद बनते हैं, इसको ध्यान देखिए। इसमें आपको ऊर्जा निकालना है, उसके बाद पानी बन रहा है और उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इन सभी चीज़ों से क्या बन रहा है, अलग अलग चीज़ बनी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और आपका पानी बाहर निकल गया। जब ये दोनों बाहर निकल रहा है तो इसके साथ हमारा क्या क्या निकल रहा है, तो ऊर्जा निकल रही है ना। हमारा क्या निकल रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी निकल रही है। तो एनर्जी निकलने के बाद से इसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा क्या करती है, उत्पाद के साथ साथ बाहर निकलती है, ठीक है ना। चलिए, अब कह रहा है कि साग सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये बताइए, साग सब्जियों में एनर्जी होता है, जब ये विघटी होती है, कंपोस्ट होती है, तो वो क्या करती है, उसमें एनर्जी निकल जाती है इसमें से, नहीं वो खाने योग्य नहीं होता है, वो चीज़ खराब होती है, तो इसलिए वहाँ पर ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलने का मतलब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्लियर है ना। चलिए, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वो चीज़ें टूट जाती हैं, खंड खंड में टूट जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, इस बात को देखिए। ये कह रहा है कि ये आपका Fe3SO4 है, ये रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर ही है, तो आपको हमेशा रिएक्शन पे काम करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हम उष्मा देते हैं। जब उष्मा दे देंगे तो ये अलग अलग उत्पाद में विघटित हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। देख रहे हैं ना, दो तीन चीज़ बन रहा है, एक यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन रही है, SO2 बन रहा है, फिर यहाँ पे Sa3 बन रहा है। ये तीन अलग अलग उत्पादों में टूट जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं वियोजन। और संयोजन का मतलब जो दो या दो से अधिक में हो और उसको ला करके एक सिंगल में उत्पाद का निर्माण हो जाए, तो वहाँ पे संयोजन अभिक्रिया होगी। और जब एक एकल अभिकारक से और अलग अलग उत्पाद का निर्माण हो, तो वहाँ पर जाकर के हम क्या बोलते हैं कि ये वियोजन की अभिक्रिया हो रही है। देखें, इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे आपके उत्पाद उत्पन्न प्रदान करते हैं, क्लियर है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं Fe3SO4 7H2O, जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट, का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत फेरिक ऑक्साइड Fe3O3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 क्या हैं, गैसें हैं। ये जितनी बातें लिखी गई हैं मैंने केवल आपको रिएक्शन के माध्यम से बता दिया है कि फेरस सल्फेट है, इनको उष्मा दिया जा रहा है, इनको गर्म करने पे फेरिक ऑक्साइड मतलब Fe2O3 और उसके साथ साथ आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और जहाँ पे 3 है तो इसका मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड का वियोजन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो रिएक्शन है उनको हम वियोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ इसमें देखते हैं, क्या पॉइंट है। उष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। मतलब ये जो पॉइंट आपका दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसी बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि जिसका उपयोग हम विभिन्न उद्योगों में करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बूझा हुआ चूना कहते हैं। इसके उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है और उष्मा के द्वारा दी गई ये वियोजन की अभिक्रिया उष्मीय वियोजन कहलाती है। जैसे देखेंगे आप, CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं। इसमें मैंने क्या किया, हीट दिया, मतलब उष्मा दिया। उष्मा देने के बाद से ये किस में कन्वर्ट हो गया है, तो इसमें ये कन्वर्ट हो गया बूझे हुए चूने, मतलब CaO में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर निकल गया। क्लियर है मेरी बात, समझ में आया, ये आपका बाहर निकल गया है। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप समझ गए होंगे, वियोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। चलिए,
आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इसमें दिया है कि आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है या नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार की होती है, जैसे मान लीजिए लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3O2 का होल ट्वाइस, इसको आप ध्यान रखिए करिएगा। उसको हम जब उष्मा देते हैं मतलब टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने के बाद वो चीज़ अलग अलग चीज़ों में विघटित हो जाती है, टूट जाती है। तो किस किस में टूटेगा? तो पहली बात एक लेड ऑक्साइड बना लेगा, Pb है तो। उसके बाद ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा। उसके बाद जो बचेगा, बचा क्या? तो ऑक्सीजन बचा, उसको बाहर निकाल देगा। इस प्रकार की अभिक्रिया इसी चीज़ से हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत चीज़ें बहुत खास नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ने की ज़रूरत है। आपको बता दूं इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में, यहाँ पे ध्यान रखिए, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर के सिल्वर धातु बनाता है। क्लियर है? अब कह रहा है कि आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको रिएक्शन के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये है आपका AgCl, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसको मैंने सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन कराया और कराने के बाद इसमें क्या बना? Ag का मतलब सिल्वर बना, और ये क्या बना? Cl2 मतलब क्लोरीन बना। तो इससे क्या बना? इसके ये अलग अलग मतलब कलर मतलब सिल्वर क्लोराइड का रंग धूसर हो जाता है, और इसमें जब उपस्थिति होती है तो इस उपस्थिति के कारण क्लोरीन का वियोजन हो जाता है। मतलब जब AgCl है, सिल्वर ब्रोमाइड है, जब सूर्य के प्रकाश में इसको गर्म कराएंगे तो इसमें सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग से वियोजित हो जाएगा। क्लियर समझ में आया? अब देखिए, जैसे आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, वो तो सिल्वर क्लोराइड था, और वैसे ही सेम है सिल्वर ब्रोमाइड में यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको गर्म कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो कह रहा है कि उपयोग दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका ब्रोमियम वाले का किस प्रकार की ऊर्जा के कारण वियोजन अभिक्रिया होती है, आप लोग बता सकते हैं। इसमें देख करके कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषित अभिक्रिया कहते हैं। जब आपकी ऑक्सीजन जब आपके साथ ऊर्जा निकल रही है, तो जहाँ से ऊर्जा यदि हम विखंड कर रहे हैं, उसका मतलब एकल उत्पाद से जब आपका अलग अलग उत्पाद बन करके और उसके साथ ऊर्जा निकल रही है, तो ऊष्मा तो वहाँ पे तो ऊष्मा छिपी हो गई। लेकिन जब आपको ऑक्सीजन के जब आपका वियोजित ना होकर के संयोजित हो रो, और वियोजित भी हो, तो उसके साथ यदि हम यदि ऊर्जा ले रहे हैं, ऊर्जा की आपको ज़रूरत पड़ रही है, तो जब ऊर्जा ली जाती है, जब ऊर्जा अवशोषित की जाती है, तो उसमें उसको बोलते हैं ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है ना? मैंने अभी इतना सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ के दिखाया है, ये सभी के सभी अभिक्रिया क्या करती हैं? प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें देखिए क्या क्या है। ये पॉइंट कह रहा है, ये है आपका Fe, जिसको हम बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं लोहा, और CuSO4 इसका मतलब कॉपर सल्फेट। उसमें जब इन दोनों का अभिक्रिया कराएंगे, तो अभिक्रिया कराने के बाद से क्या होगा कि ये जो आपका Fe होगा ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा करके आयरन सल्फेट बना लेगा, मतलब FeSO4 बना लेगा। जो अकेले घूम रहा था लोहा, अब इस लोहे को क्या मिल गया? कॉपर के साथ अभिक्रिया नहीं कराएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके आयरन सल्फेट बना लेगा। तो बचेगा क्या? कॉपर, और कॉपर हमारा बाहर निकल जाएगा, ये मतलब इससे हट जाएगा। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ है कि लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को सल्फेट में विलयन में स्थापित कर दिया है, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। न मतलब क्या होता है कि कोई एक उत्पाद किसी दूसरे उत्पाद के साथ विस्थापित करके एक दूसरा उत्पाद बना लेता है। कहने मतलब ये अभिकारक है, ये अभिकारक इस अभिकारक के साथ हमारा क्या हुआ? विस्थापित हुआ, और विस्थापित होकर के एक नए उत्पाद का निर्माण करा लिया, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और उदाहरण देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया के। जैसे मान लीजिए Zn और CuSO4, तो Zn का रिएक्शन किसके साथ हो गया? SO4 के साथ, यानी Zn किसके साथ विस्थापित हो गया? SO4 के साथ, तो ये ZnSO4 हो गया, और बचा मेरा क्या? Cu, तो यहाँ पे Cu हो गया। बात समझ में आई? अगला पॉइंट
कह रहा है कि PbCuCl2 यानी Pb के साथ Cl2 बन गया, यानी PbCl2 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कॉपर अलग निकल गया। तो मतलब जो जिसके साथ विस्थापित होकर के अभिक्रिया करके अभिकारक किसी अभिक्रिया करके आपस में और एक अलग से उत्पाद का निर्माण कर दे रहा है, तो वो उसको बोलते हैं विस्थापित अभिक्रिया, क्योंकि वो विस्थापन दे रहा है, कोई नया अलग से प्रोडक्ट तो ला नहीं रहा है, वो अपने ही प्रोडक्ट में विस्थापन करके एक नए उत्पाद का निर्माण कर दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। ये आपका एग्जाम में आया भी था। जो जिंक है और लेड है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है और वे कॉपर को उसके भौतिक उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इसलिए तो जिंक के साथ आपका SO के साथ आपका अभिक्रिया हुआ है। क्लियर है ना। अगले पॉइंट में, और विस्थापित किसको कर दिया है, कॉपर को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके साथ इसके अभिक्रियाशील तत्व नहीं है, इसके साथ अन्य मतलब नहीं कर सकता है, इसलिए इसको अलग कर दिया है। चलिए अब द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब वहाँ पे एकल विस्थापन था, केवल एक ही चीज मिल करके बनी थी। अब इसमें दो विस्थापन होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, दो विस्थापन में इसमें ज़्यादा आपको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल इन चीज़ों को जानने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए Na2SO4 है और BaCl2 है, ये आपका क्या है, ये आपका पूरा अभिकारक है और ये आपके कंप्लीट आपके उत्पाद है। देखिएगा अब यहाँ से जो Na है 2 वो विस्थापित हो जाएगा आपके क्लोरीन के साथ, क्योंकि सोडियम क्लोरीन के साथ आपका रिएक्शन करता है। तो Na2 आपका Cl के साथ विस्थापित होकर के आपको नमक बना लेगा NaCl, और ये जो अब देखो ये इसके साथ विस्थापित हो गया और SO4 इस Ba के साथ विस्थापित हो गया, ये हो गया BaSO4। तो दो चीज़ों का जब विस्थापन होगा तो उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन, और जब केवल एक चीज़ का विस्थापन होगा तो उसको बोलेंगे एक विस्थापन। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं इस बात को समझाते रहूँ, आप समझ लीजिएगा। वही चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको समझाया है, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है ज़्यादा। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि कॉपर चूड़ की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, या काला पदार्थ क्यों बना। यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। आपको पता है ना, जब देखेंगे कि जब कॉपर को जब खुले आसमान में छोड़ देते हैं आप, यानी वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, तो उसमें आपको कालापन परत चढ़ जाती है। तो वो किसकी परत चढ़ जाती है, मतलब क्यों चढ़ जाती है, तो इसका रीज़न एक ही होता है, ऑक्सीजन के योग से, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है ये रिएक्शन। क्लियर है। यदि गर्म पदार्थ यानी CuO दे के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए, मान लीजिए अब इसमें H दे दिया जाए, H2 दे दिया जाए, तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। यानी आपको जब CuO ये आपका टेम्परेचर से बना है, अब इसमें यदि हम H2O दे दें, H2 मतलब ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन गैस इसके प्रवाहित कराएं, तो इसका जो कलर होगा, जो पहले काला होता था, अब ये भूरे रंग में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, और इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है और कॉपर को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि जो आपका H2 है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पानी बना लेगा और आपका कॉपर आपका दोबारा आपके पास मिल जाएगा। तो बात समझ में आई। यानी कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़े तो कालापन हुआ, वो केवल रीजन क्या था कि कॉपर ऑक्सीजन के संपर्क में आया। दोबारा मैंने कहा कि उस कॉपर CuO को यानी कॉपर ऑक्साइड को यदि हम उसमें हाइड्रोजन प्रवाहित कराएं, तो हाइड्रोजन कॉपर के साथ तो विघटित होगा नहीं, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपने पास मिला करके पानी बना लेगा और दोबारा आपको कॉपर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। कह रहा है कि अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। यानी जब ऑक्सीजन प्लस हो तो हम कहेंगे हमारा उपचयन हो। उपचयन का मतलब हम आगे की तरफ बढ़े हैं। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो, तो उसको हम अपचयन कहते हैं, यानी उपचयन। इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है उपचयन में, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। और जब हम अपचयन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का हानि होता है। समझ में आया। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, उपचयन और अपचयन अभी तो आपने समझ लिया, डेफिनेशन से समझ लिया कि जहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है वो चीज़ उपचयित हो जाता है,
और आपकी किसी अभिक्रिया में अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, यानी दोनों चीज चलती है, तो उसको हम बोलते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, या उसको एक और नाम दिया जाता है रेडॉक्स की अभिक्रिया। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होगा। अपचयन में देखिए मैंने अभी बताया, उपचयन में आपका ऑक्सीजन जुड़ेगा और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन घटेगा। मैं आपको यहीं से एग्जांपल तौर पे दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है CuO, और इसके साथ मैंने हाइड्रोजन मिलाया, मुझे कॉपर प्राप्त करना है, मैंने पहले बता दिया था। अब ये क्या करेगा, कॉपर इस हाइड्रोजन के साथ तो क्रिया करेगा नहीं, क्रिया नहीं करेगा तो ये एकल उत्पाद बना लेगा, अपना प्रोडक्शन तैयार हो गया इसका। अब ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ विस्थापित हो गया। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन खत्म हो गया है। जब ऑक्सीजन खत्म हो गया तो उसको हम अपचयन बोलेंगे, यानी ऑक्सीजन का लॉस हो गया है। और इस अभिकारक के साथ जब हम ऑक्सीजन लगाएंगे तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन आपके साथ इसके साथ मिल गया है तो इसको हम बोलते हैं उपचयन। यानी एक ही रिएक्शन में आपकी दो चीज़ें मिल रही हैं, एक आपका ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और एक साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो जब दो चीज़ एक साथ मिलेगा तो उसको बोलेंगे हम रेडॉक्स की अभिक्रिया। तो इस प्रकार के रिएक्शन आपको एग्जाम में मिल जाए तो उसको ध्यान रखिएगा कि देखिए यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ा था और यहाँ पर मिला और मिल करके ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से ह्रास हो गया तो इसका मतलब उपचयन हो गया, सॉरी अपचयन हो गया। और यहाँ से ऑक्सीजन अकेला था, इसको ऑक्सीजन मिल गया यहाँ पर, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बन गया, आपका उपचयन हो गया। इस प्रकार इसमें भी देखिए, इसमें जिंक के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन खत्म हो गया। इसका मतलब ये वाले रिएक्शन में हम देखें, यहाँ पे जो विस्थापन हुआ है ऑक्सीजन की ह्रास हो गई है। जब ऑक्सीजन की ह्रास हुई है तो इसको बोलते हैं अपचयन। और यहाँ पे देखो, कार्बन यहाँ पे अकेला था और कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गया, इसका मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसको मतलब बोलते हैं उपचयन। ये दो प्रकार की चीजें हो गई, दो प्रकार की क्रियाएं इसके साथ हुई हैं, दो प्रकार का विस्थापन हुआ है, एक जगह ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है और एक जगह ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे आपका रेडॉक्स की अभिक्रिया है। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम आते हैं। उम्मीद करते हैं सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट में जरूर करके बताएं आप लोग की चीज़ें कितनी समझ में आई हैं। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है, उपचयन में मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, जब एक चीज ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, और जब हाइड्रोजन का वृद्धि होगा तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब उपचयन, इसका मतलब हाइड्रोजन का ह्रास, और पदार्थ का अपचयन होता है। क्या होता है? पदार्थ का अपचयन होता है। मतलब जब चीजें जुड़ती हैं ऑक्सीजन उसके साथ उपचयन होता है, और पदार्थ क्या होता है, तब अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। जब एक वृद्धि और एक हानि, तो वहाँ पर जाकर के आपका क्या बनेगा, अपचयन होगा, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास, दूसरा ऑक्सीजन का ह्रास, इसका मतलब अपचयन, इसका मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि। बस इतना ही याद रखना है। करा कि जिसमें चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम D1 का वायु में दहन होता है और श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन होता है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट नहीं है। अब देखिए, संक्षारण वाली बात आपको समझना चाहिए। संक्षारण क्या होता है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आता, बस मैं इसको पढ़ के एक बार समझा दे रहा हूँ। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी एक नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात से उन पर एक लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर एक जंग लगना कहते हैं। नहीं बोलते हैं गांव में कि इस पे क्या हो गया, इस पे हमारा जंग लग गया है। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी और तांबे पर देखे? नहीं, चांदी और तांबे पर थोड़ा कम में देखने को मिलता है, लेकिन लोहे पर ज़्यादा। जब कोई धातु आसपास अम्ल, आर्द्रता और आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित होती है, मतलब इसमें से इसका ह्रास होता है, इसका संक्षारण होता है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। यानी संक्षारण कब होगा? जब वो आर्द्रता या अम्ल या आपके वायु की उपस्थिति में आएगा वो चीज, तब जाकर के आप कहेंगे इसमें संक्षारण होना शुरू हुआ है। मतलब उस चीजों का उसमें उसकी क्वालिटी में संक्षारण मतलब हान यानी ह्रास होना शुरू होता है। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण। आप देख लीजिए, आप चांदी को यदि वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाहर छोड़ दें या कापर को बाहर की उपस्थिति में छोड़ दें तो कापर के ऊपर हरे रंग का चादर चढ़ता है, और ऑक्सीजन और आपका कापर के ऊपर और चांदी के ऊपर आपकी काले रंग की परत चढ़ती है। ये कब होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आ जाते हैं, जिसकी वजह से। और यही जो प्रक्रिया जो परत चढ़ रही है इसी को बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण चढ़ने का मतलब उन चीज़ों की क्वालिटी में आपका क्या होता है, डाउन होना शुरू होता है, उसकी कमी होनी शुरू होती है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश है मेरी, समझा ले रहे होंगे। चलिए
इस पॉइंट को देखेंगे कि संक्षारण के कारण ही कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। नहीं होता है, 10-20 साल 40 साल के बाद से वो चीज़ें खत्म होना शुरू होती हैं, कुछ में संक्षारण होना शुरू होता है। और लोहे का संक्षारण एक बहुत गंभीर समस्या है। उसको बचाना है तो बचाने का भी एक अलग अलग आपके तरीके अपनाए गए हैं। क्षतिग्रस्त लोहे का बदलने में हर वर्ष अधिक पैसे खर्च होता है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको एक यसद लेपन किया जाता है। आपको नीचे पढ़ेंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको, नीचे खुद मिलने वाले हैं, उसको ध्यान रख के पढ़िएगा। देखिए, यदि नहीं होगा तो मैं खुद बता दूंगा आपको कि संक्षारण के उपाय क्या क्या है। एक है विकृत गंधिता। उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। उपचयित, उपचयन, अप नहीं है, उपचयन। उपचयन का मतलब कि ऑक्सीजन की जब वृद्धि होगी तो तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ, यानी उपचयन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकारक मिलाने में जाने में क्या करनी चाहिए, इसमें क्या होता है, जब इसको प्रतिऑक्सीकारक मिला देंगे तो जो भी आपकी वायुरोधी बर्तन होंगे उसमें खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाएगी, वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक टिक सकेगी। उसके बाद आप जानते होंगे कि जो चिप्स बनाने वाली जो थैली होती है उसमें ऑक्सीजन को नहीं भरा जाता है, क्योंकि यदि हम ऑक्सीजन भर देंगे तो वो आपका उपचयित हो जाएगा, जिससे वो चीज़ें जल्दी खराब हो जाएंगे। इसलिए उसको न भर कर उसमें हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। यानी जो चिप्स के पैकेट के थैले हैं उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं भरी होती, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। जैसे वो कम सक्रिय गैस है और कम सक्रिय गैस होगा तो उसमें उपचयन जल्दी नहीं होगा, वो चीज़ें जल्दी से खराब नहीं होंगी। मेरी बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, बहुत आसान पॉइंट है इसमें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या रहा है कि आपने क्या क्या सीखा है, चलिए उनको पढ़ लेते हैं। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद और प्रतीकात्मक रूप से भौतिक अवस्था में परिवर्तित करता है। क्लियर है। रासायनिक अभिकरण में संतुलन किया जाता है, जिससे समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ बराबर आपके अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी परमाणु की संख्या होंगे उनको भी समान किया जाता है। समीकरण को संतुलित होना आवश्यक होता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए उत्पदार्थ का बनते हैं। और वियोजन में क्या बनते हैं कि जब आपके सीधे इसके विपरीत होगा, मतलब एक नया पदार्थ जब दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाते हैं तो ये आपके वियोजन हो जाता है। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्पादन होता है, यानी उष्मा निकल रही है उसको उष्मा क्षेपी कहेंगे, उष्मा आ रही है तो उष्मा शोषी कहेंगे, बस उल्टा यही बात है। चलिए अगला पॉइंट आपकी तरफ है। अब कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित होती है उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मैंने बताया था ना, जब कोई वस्तु जब दूसरे के साथ अभिक्रिया करके अपने एक नए निर्माण का उत्पाद बना ले रही है तो उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। मतलब वो चीज़ दूसरे पे जाकर के विस्थापित हो गई है। और द्विविस्थापन का मतलब एकल विस्थापन होता है, केवल एक बार विस्थापित हो रही है। और द्विविस्थापन का मतलब वो चीज़ें आपस में अल्टरनेट करके एक दूसरे पर शिफ्ट होकर के और नया उत्पाद बना ले रही हैं। क्लियर है। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण का उपचयन अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया है। जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगा वहाँ पर उपचयन होगा और वहीं पर आपकी हाइड्रोजन क्या होगा, ह्रास होगा। जहाँ पर ऑक्सीजन आपका घटेगा मतलब इसका ह्रास होगा, वहाँ पर अपचयन होगा और वहीं पर हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। यही चीज़ मैंने बताया है। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, अच्छे समझने की कोशिश करें। आपको जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहे हैं आपको नोट्स में तैयार कर लें, बना लें। वैसे मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।